अनवर इकबाल साहब, अब दुनिया भर के अंदर जाहिर सी बात है अक़वाम मुत्तहिदा हो या फिर दीगर जो है वो आलमी इदारे हों, उनके अंदर इस्लामोफोबिया के ऊपर बड़ा काम किया जा रहा है कि इस्लामी फोबिया जो है वो इसको ख़त्म किया जाए किसी तरह। लेकिन ये जो मामलात हैं, जाहिर सी बात है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। कोई कितने भी मामलात अपने दिखा दे कि नहीं जी हम अपनी आवाम की दिफा के लिए कर रहे हैं, अपने मुल्क के मफादात के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ मुस्लिम ममालिक के अंदर ही बमबारी के अंदर खुला मैदान छोड़ दिया जाए और उसके बाद फिर जो है वो लोगों को निशाना बनाया जाता रहे, तो ये दिखाई देता है कि ऐसा लगता है कि जैसे मुस्लिम रियासतों के अंदर दोनों ममालिक जो कि इसराइल है और अमेरिका है, दोनों ममालिक को लाइसेंस टू किल मिल चुका है। लाइसेंस टू किल इनके पास पहले से था, उसको यूज नहीं कर रहे थे, अब उन्होंने यूज कर लिया। अब उसमें मजीद शिद्दत आ रही है। गलत होगा, यूज किया उन्होंने, शाम के खिलाफ भी किया, लीबिया के खिलाफ भी किया उन्होंने, और ममालिक में भी किया। तो जब चाहते हैं इसको यूज करते हैं। भाई एक सीधी सी बात आप ध्यान में रखें, अगर टेक्नोलॉजी में कोई आपसे ऊपर होगा, अगर वो मईशत में आपसे ऊपर होगा, तो जब जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेगा। इसका तो इलाज यही है ना कि आप भी, और वो लॉन्ग टर्म काम है, वो ओवरनाइट नहीं होता, कि आप भी अपनी इकॉनमी बनाएं, आप भी अपनी टेक्नोलॉजी बनाएं, आप भी डेवलप करें। अब उसके लिए भी जरूरत है मिडिल क्लास की, क्योंकि एक बड़ी पढ़ी लिखी मिडिल क्लास हो तब इस तरह की डेवलपमेंट होती है। लेकिन जब पढ़ी लिखी मिडिल क्लास होती है कहीं भी, तो वो सबसे पहले अपने हुकूक मांगती है, जमहूरियत मांगती है। और मुस्लिम ममालिक का मसला है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो उनके अवाम को हकूक देना नहीं चाहते, जमहूरियत नहीं चाहते, लिहाजा वो मिडिल क्लास, बड़ी मिडिल क्लास की क्रिएशन को डिस्करेज करते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास जो होती है वो कभी बादशाहत को मसलन तस्लीम नहीं करती, मिडिल क्लास कभी आमरीक को तस्लीम नहीं करती। और चूंकि हम एक कैच 22 में फंसे हुए हैं कि अगर हम मिडिल क्लास क्रिएट करें तो हमारे हुक्मरान तबके डरते हैं, और अगर हम ना क्रिएट करें तो हम इस तरह रहेंगे जिस हालत में है। तो ये तो हमें फैसला करना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। अच्छा अनवर इकबाल साहब, ये भी बताएं, जाहिर सी बात है क्योंकि अगर इसराइल के हवाले से बात की जाए तो बिल क्लिंटन जो कि साबिक सदर हैं अमेरिका के, उनकी जानिब से भी ये स्टेटमेंट दिया गया था कि इसराइल चाहता है कि अमेरिका इन्वॉल्व हो, क्योंकि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के बाद ये जंग तवील हो जाएगी और जब तक ये जंग चलती रहेगी नेतन्याहू जो है वो इख्तिदार पर जो है वो बराजमान रहेंगे। इसलिए नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका के मामला जो हैं वो इस जंग के साथ मुंसलिक हो जाएं। सूरत हाल भी कुछ खित्ते में ऐसी दिखाई देती है। बिल क्लिंटन साहब ने जो है वो लगता है कि अंदर की बात जो है वो बाहर निकाल दी है। बिल्कुल, क्लिंटन ने बिल्कुल सही कहा, और सामने की बातें नजर आती है। नेतन्याहू साहब ने सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं, उन्होंने शाम के खिलाफ भी जंग कराई, उन्होंने लीबिया के खिलाफ भी जंग कराई, इराक के खिलाफ भी उन्होंने जंग कराई थी। तो वो तो बिल्कुल सही है इनकी बात। और मगर ये है कि अब उन्होंने कर दिया, अब क्या कर सकते हैं आगे, ये हो सकता है। अलबत्ता ये जरूरी नहीं है कि नेतन्याहू अगला इलेक्शन भी जीत जाए, हो सकता है उससे अनवॉल्व हो जाए और हट भी जाए। लेकिन ईरान, एक इसराइल के बारे में एक बात ध्यान में रखें, हमें लगता है कि इसराइल बहुत मुत्तहिद मुल्क है, सारे यहूदी एक हैं और सारे बैठ के मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। नहीं, उनके अपने मसाइल बहुत हैं। उनके आज तक देखें किसी पार्टी को अक्सरियत नहीं हासिल हुई, उनके छोटी छोटी पार्टियों को मिला के कोलिशन बनता है, इसलिए जो छोटे छोटे जो इंतहा पसंद ग्रुप है उनको जरूरत से ज्यादा अहमियत मिल जाती है। तो उनके अपने अंदरूनी सियासी मसाइल हैं जिनका फायदा उठा के नेतन्याहू इक़्तिदार में बैठे हुए, वरना उनकी पार्टी की भी अक्सरियत नहीं है। तो इतनी फौरी तौर पे इस्राइल की सियासत में भी तब्दीली लाना बहुत मुश्किल होगा। अनवर इकबाल साहब, यहाँ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टेटमेंट और आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान पर मजीद हमलों की मनसूबाबंदी नहीं कर रहे, ईरान पर हमले जो है वो नया सिफारती महाज खोल देंगे। इस पर क्या कहेंगे सर? बिल्कुल यही करेंगे। एक लॉजिकल चीज है कि वो उन्होंने हमला कर दिया, अब वो कुछ दिन देंगे और ये सोचें, ये कोशिश करेंगे कि ईरानी लीडरशिप जो है, क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा था कि वहाँ कोई ऑल्टरनेटिव लीडरशिप मौजूद नहीं है, वहाँ बड़ा केओस क्रिएट हो जाएगा जो अमेरिका नहीं चाहेगा। तो वो ये कोशिश करेंगे कि अब तो एटमी तंसीबात खत्म ही हो गए, अब वो डिफेंड करने को कुछ रहा नहीं, तो ईरानी लीडरशिप मान जाएगी इनकी बात और इनकी शरायत पे सुलह कर लेगी। अगर फिर भी ये नहीं हुआ तो कुछ दिन बाद फिर हमले हो सकते हैं, लेकिन अभी तो कुछ दिन देंगे, 4-5 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता देंगे ईरान की हुकूमत को संभलने और आके बात करने के लिए। अनवर इकबाल साहब, आपको लगता है कि इस तमाम तर मामले, जाहिर सी बात है क्योंकि ईरान भी आपने कहा एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक लीडरशिप उनके पास मौजूद है, सुप्रीम लीडर उनके काफी मामलात में जो है वो इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, तंजीमें उनके साथ जो काम कर रही हैं वो बड़ी प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करती हैं। आपको नहीं लगता कि ईरान के पास भी कोई ना कोई प्लान इस हवाले से मौजूद होगा, या फिर जब अमेरिका की जो है वो इन्वॉल्वमेंट की बात हुई थी तो ईरान ने इस हवाले से कोई प्लान मुरतब किया होगा और शायद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया होगा?
बिल्कुल किया होगा, लेकिन बात यह है कि अमेरिका तो इतने दिन से धमकियां दे रहा है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, इस हमले को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, कोशिश की तो कामयाब क्यों नहीं। वैसे एक बात तो उनकी कमजोरी जाहिर होती है ना कि वो तो तैयार थे, उनको पता था, अचानक तो हमला नहीं हुआ है, लेकिन ये इससे एक बात पता लगती है कि उनके पास ऐसी सलाहियत नहीं थी जिससे अमेरिका को रोक सके। ठीक है, अनवर इकबाल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को बताएं कि ईरान की जानिब से भी रद्द अमल का इजहार किया गया है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले का जवाब देगा। बैनुल अक़वामी मीडिया ने ईरानी हुकाम के हवाले से खबर दी है कि वो जौहरी तनसीबात पर हमले का जवाब देगा। वहीं दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी स्टेटमेंट जारी किया गया है कि ईरान पर हमले नया सिफारती महाज खोल देंगे। ईरान पर मजीद हमलों की मनसूबाबंदी नहीं कर रहे। ईरानी हुकाम ने फर्दू जौहरी प्लांट पर हमले की तस्दीक भी कर दी है। अपने नाजरीन को बताएं कि ईरान पर हमले नया सिफारती महाज खोल देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान पर मजीद हमलों की मनसूबाबंदी नहीं कर रहे। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि ईरान ने कहा है कि वो अपनी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले का जवाब देगा। बैनुल अक़वामी मीडिया ने ईरानी हुकाम के हवाले से खबर दी है कि वो जौहरी तनसीबात पर हमले का जवाब देगा। अनवर इकबाल साहब हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से मौजूद हैं। अनवर इकबाल साहब, अब मामलात यही आते हैं कि देखें गुज़िश्ता रोज जो है वो OIC का भी एक इजलास मुनक्किद किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा को जो है वो ज़्यादातर लोग, और जाहिर सी बात है कि मैंने भी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात ही पढ़ी है, तो उसमें ज़्यादातर जो अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से हमें पढ़ाया गया वो यही कि तीसरी आलमी जंग को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम जो है वो अमल में लाया गया था। लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल ही डिफरेंट दिखाई देती है कि ऐसा लगता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो अहकामात हैं या फिर उनके जो मुतालिबात हैं उस पर इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी ना ही इसराइल पर आयद होती है ना अमरीका पर। जी अनवर साहब। बैलेंस इस तरह था कि दो सुपर पावर्स थी जो एक दूसरे को काउंटर करती थी। उसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के लिए बहुत स्पेस था, बहुत जगह मौजूद थी कुछ कार्रवाई करने के लिए, ऑपरेट करने की, सबकी चीज के लिए। लेकिन अब यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई है, दूसरी सुपर पावर जो है सोवियत यूनियन टूट चुकी है और कोई भी ऐसी कुव्वत नहीं जो इस तरह अमेरिका के मुकाबले में खड़ी हो। लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा भी तकरीबन अमेरिका के अहकामात पर ही चलती है। तो अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर सकती है? अपनी कोई फौज नहीं है, अपने माली वसाइल नहीं है, वो तो डोनेशन से चलती है और सबसे ज्यादा डोनेशन अमेरिका देता है, उसके बाद यूरोपियन देते हैं और फिर मिडिल ईस्ट कुछ रिच ममालिक देते हैं। वो तो सारे के सारे अमेरिकन ब्लॉक्स हैं, उनकी तरफ से तो कोई पेश कदमी नहीं होगी ईरान के फेवर में। तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसमें इजलास होगा, उसमें तकरीरें होंगी, फिर सलामती कौंसिल में करारदाद पेश होगी, करारदाद वीटो कर दी जाएगी, फिर बहस होगी, फिर करारदाद पेश होगी, फिर वीटो कर दी जाएगी। तो मुझे नहीं समझता कि अक़वाम मुत्तहिदा कोई मौसर किरदार अदा कर सकती है इस स्टेज पे। लेकिन अनवर इकबाल साहब, आपको नहीं लगता कि जो माजी अभी ज़्यादा दिन गुजरे नहीं हैं, लेकिन जो ये अभी हम लोग हाल में गुजर रहे थे, इसमें जो है वो हथियारों की जंग किसी हद तक जो है वो थोड़ी थमी थी, मतलब ख़त्म नहीं हुई थी लेकिन हल्की हो गई थी। इस सूरत हाल के बाद तो लगता है कि दोबारा एक हथियारों की जंग या एटमी हथियारों की जंग जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका के नाकदीन जो मौजूद हैं खित्ते के अंदर, जो कि खुद भी एटमी ताकतें हैं या अमेरिका को जो है वो टफ टाइम दे सकते हैं, वो भी अब मजीद हथियार बनाना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एक सूरत हाल अब ये पैदा हो गई है कि जिसके पास ज्यादा हथियार हैं उसकी हर मुल्क सुनेगा, नहीं सुनेगा तो नुकसान उठाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सूरत हाल पैदा हो गई है। देखिए आप दो अलग बातें, एक है हथियारों की दौड़ जी और एक है एटमी हथियारों की दौड़। हथियारों की दौड़ तक आपकी बात दुरुस्त है कि इससे दौड़ बढ़ेगी और ज्यादा हथियार बिकेंगे और बनाएंगे, लेकिन क्या वो ममालिक जो बना रहे हैं तो अमेरिका के जो फाइनेस्ट वेपन्स हैं उनके मुकाबले में बना के और बेचने के काबिल हैं या बेचना चाहेंगे, वो भी एक अलग सवाल है। चलो चाह भी लें, बेच भी लें, लेकिन जहाँ तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात है, ये दो ममालिक और हैं वेस्टर्न यूरोप में, जैसे फ्रांस है, ब्रिटेन है, वो तो ना बनाएंगे ना बेचेंगे ना वो कुछ करेंगे, वो तो एटमी मामलात में बिल्कुल वो कोई पेशरफ नहीं चाहते और अमेरिका के खिलाफ तो कभी भी नहीं जाएंगे। रही बात चीन और रशिया भी, वो भी एटमी हथियारों का फैलाव नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा। तो एटमी टेक्नोलॉजी में कोई किसी की मदद नहीं करेगा। ये तो मतलब एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी जिसकी वजह से ईरान को मौका मिल गया था और जिसकी वजह से ईरान ने इतनी तरक्की कर ली थी। तो वो जो है वो तो दोबारा ऐसे सूरत हाल पैदा, जाहिर है कि अफगानिस्तान में जंग हो रही थी और उसकी वजह से पाकिस्तान
को मौका मिल गया अपने हथियार बनाने का, और उनका ख्याल था अमेरिका वगैरह के सोवियत यूनियन जो है अभी टूट नहीं जाएगा, ये 50 साल तक जंग रहेगी, तो उन्होंने कहा चलो अच्छा है, सोवियत यूनियन के मुकाबले में एक छोटी सी एक न्यूक्लियर पावर खड़ी हो जाएगी। उसके बाद फिर आप देखें तो आपको पता है कि ईरानी एटमी प्लान किस तरह बना, क्या हुआ, किनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। लेकिन अब वैसी सूरत हाल क्रिएट होती नजर नहीं आती कि कोई भी ऐसा थर्ड वर्ल्ड का कोई भी ऐसा मुल्क जो आगे बढ़ के ईरान की मदद कर सके, मैं नहीं समझता। और न फर्स्ट वर्ल्ड में कोई भी मुल्क है जो किसी को भी एटमी हथियार बनाना देना पड़ेगा, बल्कि मैं समझता हूँ अब तो पाकिस्तान को भी हर मामले में बहुत फूंक फूंक के कदम उठाना पड़ेगा, और दुनिया को ये बिल्कुल पूरी तरह इस बात का यकीन दिलाना पड़ेगा कि हमारे जो हथियार हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को काउंटर करने के लिए और किसी और मकसद के तहत नहीं है। कि अगर हमने ये यकीन दहानी नहीं कराई तो अगला टारगेट हम होंगे। लेकिन अनवर इकबाल साहब, अब हथियारों की दौर की आपने जैसे बात की कि एटमी हथियार अलग चीजें, ठीक है, उसका फैलाव कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन हथियारों की जंग भी खित्ते पर कुछ असरात मुरत्तब करेगी आने वाले वक्तों में? बिल्कुल करेगी। हथियार की दौड़ होगी, लोग ज्यादा बनाएंगे, हथियारों पर डिपेंड करेंगे। अब मुज़ाकरात और सुलह सफाई से ज्यादा लोग तवज्जो देंगे अपने आप को इस काबिल बनाए कि वो अपना डिफेंड कर सकें, इस काबिल बनाए कि बाहर की ताकतें बाय फोर्स इनकी हुकूमतें चेंज ना कर सके। उसका एक आसान तरीका है, वो आसान तरीका बदकिस्मती से मुस्लिम मुल्कों में फिर आजमाया नहीं जाता।